नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है व्यक्तित्व का काला रंग। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिमाग से तभी काम कर सकते हैं जब मन साथ दे। आज मन बार बार साहिल की तरफ जा रहा था। कहीं फिर से साहिल को बुखार न चढ़ाया हो। पता नहीं समय पर खाना खाया होगा या नहीं, दवा भी ली होगी या नहीं। उन्होंने मुन्नी ने समय से आकर झाड़ू पोछा बर्तन किया होगा अथवा नहीं। जैसी तमाम चिंताओं से घिरी शीला कचहरी के कामों को अपने असिस्टेंट को सौंपकर समय से 2 घंटे पूर्व ही कोर्ट से भागते दौड़ते घर पहुंची। कॉल बेल का बटन दबाते ही मुन्नी ने दरवाजा खोला। मुन्नी की लाल लाल सूजी आंखें, बिखरे से अस्त व्यस्त बाल देखकर शीला क्षणभर को चौंकी। इसकी हालत को क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मन की बात प्रश्न बनकर आंखों में आ जमी। क्या बात है मुन्नी, क्या हो गया तुम्हें? पर मुन्नी निरुत्तरित सी खड़ी रही। फिर कपकपाते हाथों से अपनी चुन्नी से आंसू पोंछती हुई एकाएक सुबकती हुई फुर्ती से बाहर निकल गई। मुन्नी, ए मुन्नी, सुन तो, शीला ने आवाज दी। पर शीला की निरंतर पुकार पर भी नहीं रुकी वह। इसे क्या हुआ अचानक? इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं करती। बड़बड़ाती हुई शीला बेडरूम में पहुंची। बेडरूम से अटैच बाथरूम से तेज शावर की आवाज के साथ साथ साहिल की गुनगुनाहट से वह समझ गई कि साहिल नहा रहे हैं। पर एकाएक बिस्तर पर नजर पड़ते ही जैसे वह जड़ हो गई। बिस्तर पर फैले साहिल के कपड़े और अस्त व्यस्त चादर के सिलबटें स्पष्ट इंगित कर रही थीं कि यहाँ क्या घटित हुआ है। क्षणभर को शीला का शरीर इस अनपेक्षित दृश्य से मूर्त हो गया। हृदय मानो धड़कना भूल रहा हो। वर्षों से धीरे धीरे जिस विश्वास की नींव पर उसने साहिल के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन की इमारत खड़ी की थी, वह अचानक क्षणभर में इस तरह डगमगा जाएगी, ऐसा तो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो क्या साहिल ने मुन्नी के साथ? नहीं नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात से भी सत्य परे होता है। मन को समझाती हुई वह बैठक में आ गई। वह सोफे पर निढाल सी बैठ गई। सुबह अचानक सिर दर्द और बदन में हरारत की वजह से साहिल बुखार सा महसूस कर रहे थे। दिन भर दवा खाकर आराम करूंगा आज तो, साहिल ने अलसाते हुए कहा। तो शीला ने उनके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। वह अकेले ही कचहरी जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि साहिल की अस्वस्थता के कारण वह भी घर में ही रुकना चाहती थी, पर आज एक महत्वपूर्ण मुवक्किल की पेशी थी। इसीलिए साहिल ने ही शीला को केस समझाकर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बाथरब लपेटे तौलिए से बाल सुखाते हुए साहिल ने बैठक में दाखिल होते हुए पूछा। तो शीला की तंद्रा टूटी। मुन्नी को क्या हुआ? रोती हुई क्यों भागी? मेरे आवाज़ देने पर भी नहीं रुकी। साहिल के प्रश्न को अनसुना कर शीला ने प्रश्न किया। मैंने डांट दिया था उसे, ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही थी इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? तुम ज़्यादा सिर मत चढ़ाया करो उसे। नौकरानी को नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। साहिल अति सामान्य ढंग से बोल रहे थे। शीला ने साहिल के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। मन ही मन वह साहिल के चेहरे पर विकसित भावों को बारीकी के साथ परखने लगी। निश्चलता के अलावा कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ। मैंने नाहक ही न जाने क्या क्या सोच डाला। मन ही मन ग्लानि सी हो आई उसे। बुखार कैसा है तुम्हारा? कुछ खाया? क्षण भर की चुप्पी के बाद मन कुछ संयत हुआ तो शीला ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, बुखार उतरा तो पसीने से नहा गया था, इसीलिए सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँ। नहा लिया तो अब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। साहिल अभी सामान्य रूप से बतिया रहे थे। शीला सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि साहिल ने पीछे से आकर शीला को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। मैडम, किचन से पहले 2 कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय तो बना लाओ, एक साथ पियेंगे। साहिल की मनुहार पर शीला मुस्कुरा दी।
सारा क्षोभ हंसी में घुलने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर शीला बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पर नई स्वच्छ इस्त्री की हुई चादर फैली हुई है। सलीके से तकिए जमे हुए हैं। पुराना चादर शायद साहिल ने निकालकर बाथरूम के टब में धोने के लिए डाल दिया था, पर क्यों? बिस्तर की चादर बदलना तो साहिल की आदतों में शुमार नहीं है। शायद वो नहीं जानते कि जब वो नहा रहे थे तब मैं बेडरूम का बेतरतीब नज़ारा पहले ही देख चुकी हूँ। आखिर कोई बात तो अवश्य है जो साहिल मुझसे छिपाना चाहते हैं। ना जाने क्यों मन के भीतर यह बात समा गई। क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? चाय की चुस्की लेते हुए साहिल ने पूछा। ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। चाय का कप मेज पर सरका कर शीला आंखें मूंदे निढाल सी बिस्तर पर ढह गई। मन में उथल पुथल मची हुई थी। साहिल पर सीधा आक्षेप लगाना ठीक नहीं होगा। संभव है मैं ही गलत हूँ, तो अब क्या करूँ? अगले 3 दिन तक मुन्नी नहीं आई। नाराज होगी या साहिल की डांट से ही डर गई होगी। मुन्नी की अनुपस्थिति के कारण सारा काम शीला के सिर पर आ पड़ा। सुबह घर के सारे काम, ऊपर से कोर्ट कचहरी करते करते शीला थक्कर चूर हो जाती। 3 दिनों से कपड़े तक नहीं धो पाई थी वह। कपड़ों का ढेर लग गया था। इतवार को उसने सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते जब शीला ने वह चादर उठाई जो 4 दिन पूर्व साहिल ने धोने डाली थी, तो अकस्मात शीला का ध्यान उसमें फंसी कान की बाली पर अटक गया। सन्न रह गई वह। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रही। यह तो वही बाली थी जो पिछली दीपावली पर शीला ने स्वयं मुन्नी को लाकर दी थी। मतलब बिल्कुल साफ था, मुन्नी यूं बिना कारण नहीं सुबक रही थी। देर तक शीला यूं ही खड़ी खड़ी क्षोभ, अपमान और क्रोध से थरथराती रही। अनायास ही उसके पांव की पेशियां कांपने लगीं, मानो अचानक किसी ने उसको यथार्थ के कठोर धरातल पर बेरहमी से पटक दिया हो। क्या पुरुष के लिए स्त्री का शरीर इतना महत्व रखता है कि उसे भोगने के लिए वह अपनी उम्र, ओहदा, रिश्तों का लिहाज, मान सम्मान जैसी नैतिकता की सारी हदें पार कर जाता है? बाहरी दुनिया में एक सभ्य, सुसंस्कृत, संभ्रांत नजर आने वाले हर पुरुष के भीतर क्या इसी तरह एक कुरूप, कलुष, घृणित मानसिकता वाला चेहरा भी छिपा होता है? अवसर पाते ही जिसके आदिम पशु संस्कार जागृत हो जाते हैं। हफ्ते भर बाद आखिर मुन्नी काम पर आ गई। तब तक शीला भी चुप्पी साधे रही। साहिल के समक्ष उसने इस विषय को अब तक नहीं उठाया था। पहले वह मुन्नी से सच जानना चाहती थी। वह भी आखिर वकील थी और समझती थी कि कभी भी एक पक्षी निर्णय नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के आधार पर ही तो न्यायाधीश न्याय करते हैं। मुन्नी आते ही चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। शीला ने सहज भाव से पूछा, छुट्टी क्यों की? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? हाँ, एक संक्षिप्त उत्तर के साथ वह पुनः काम में जुट गई। जब काम निपटाकर मुन्नी जाने को हुई तो शीला ने उसे आवाज़ दी। वह कान की बाली आगे बढ़ाते हुए बोली, लो तुम्हारी है ना? बिस्तर में मिली थी मुझे। शीला ने मुन्नी के चेहरे पर आंखें गड़ाकर देखा। मुन्नी का थरथराता शरीर, बंद होंठ और डबडबाई आंखों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। शीला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुन्नी तुम मेरी बेटी जैसी हो। कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? शायद मेरे डर से या अंकल जी के डर से, पर यकीन मानो यदि सच कहोगी तो न मैं तुम्हें डांटूंगी और न ही काम पर से हटाऊंगी, बल्कि हर संभव तुम्हारे हित में सही सही सोच सकूंगी, निर्णय कर सकूंगी। शीला की आत्मीयता की गर्माहट से मुन्नी पल भर में पिघल गई। शीला के कदमों में बैठ अपने घुटनों में सिर छुपाई वह सुबकने लगी। मन का गुबार हिचकियों में परिवर्तित हो गया। शीला ने उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, शांत हो जा मुन्नी, बता बात क्या है? मुन्नी ने रोते रोते सब कुछ बयां कर डाला। वही अनपेक्षित सत्य जिसे पिछले 8 दिनों से
शीला सच झूठ की तुला पर मन ही मन तौल रही थी। आज वही सत्य उसके समक्ष नंगा नाच रहा था। सर से पैर तक रोम रोम दहक उठा। ऐसा दुष्कृत्य करते हुए क्या साहिल को क्षण मात्र को भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा, रिया का ख्याल नहीं आया होगा। आंटी जी, अंकल जी को न बताइएगा, उन्होंने मुझसे मना किया था, किसी को बताने के लिए कह रहे थे यदि जुबान खोली तो तेरा और तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दूंगा। वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा, बदनामी तेरी ही होगी। रोना कुछ शांत हुआ तो मुन्नी बोली, मैं करूँगी यकीन, अब स्वयं को और अंधेरे में नहीं ढकेलने दूंगी मैं। मन ही मन कुछ तय करते हुए शीला बुदबुदाई, तो चिंता मत कर मुन्नी, मैं सब संभाल लूँगी। मुन्नी को तो आश्वासन देकर शीला ने भेज दिया, पर स्वयं उसके मन में एक भयंकर चक्रवात आ चुका था जो न जाने उसके व्यक्तित्व को किस दिशा में बहा ले जाने पर आमादा था। मन में एक अंतर्द्वंद फन उठाए खड़ा था। दोषी को सजा दिलवाती हूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कल को रिया का ब्याह करना है, यदि साहिल की प्रतिष्ठा पर आँच आती है तो बेटी के विवाह में कठिनाई होगी, पर जुर्म होते देख चुप्पी साध लेना तो जुर्म करने से भी बदतर होता है। और फिर मुन्नी के प्रति न्याय कर सकेगी वह, साहिल के साथ साथ उसकी भी बदनामी नहीं होगी। यूं ही बड़े बड़े घंटों सोचती रही वह। कमरे में अंधेरा गहराया तो तंद्रा भंग हुई। मुंह धोकर पूजा घर में धूप अगरबत्ती जलाई, एक कप चाय बनाकर बैठक में आ गई। साहिल किसी कार्य से शहर के बाहर गए थे। उनके आने पर क्या कहेगी वह, कैसे कहेगी? आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी उनके बीच। पूरी रात शीला के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी था, पर मन हल्का हो चुका था। साहिल के आते ही उनसे उनका गुनाह कबूल कर पाऊंगी। आंखों के सामने मुन्नी से क्षमा मांगने को कहूंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आएगी और क्षमा से गुनाह का भार भी कम हो जाएगा। शीला मन ही मन तय कर चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शीला की बात सुनकर ही साहिल उत्तेजित हो गई। शीला का आक्षेप सही था, कलेजे पर वार कर गया था, परंतु दम उभर आया। 2 टके की लड़की के सामने माफ़ी मांगूं? अरे मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जाने किस किस के साथ ऐश कर चुकी होगी। इतनी भोली नहीं है वो जितना तुम समझती रही हो। साहिल बौखला कर बोले, हाँ साहिल, दोस्त तो मेरी समझ का ही है, तुम्हें भी मैं अब तक कहाँ समझ पाई थी। स्वर भर्रा गया शीला का। थोड़ी देर चुपचाप थरथराती रही वह, फिर किसी तरह पूरा मनोबल जुटाकर बोली, माना वह भोली नहीं है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम्हें उसका फायदा उठाने का अधिकार मिल गया। अपराध तो तुमसे हुआ है, फिर माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? आखिर अपनी रिया जैसी है वह, कम से कम जीवन भर की आत्मग्लानि से मुक्ति तो पा लेंगे हम, और बात यहीं खत्म हो जाएगी। वरना ओफ शीला, वरना क्या? और कैसी आत्मग्लानि? क्या बेकार की बातें करती हो? साहिल झल्ला कर बोले, मैंने कोई जानबूझकर या सोच समझकर नहीं किया ये सब। भावावेश में अपने आप पर काबू नहीं रख सका बस। बेवजह तूल देने की बजाय बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को यहीं खत्म कर दो। कल से मुन्नी की जगह कोई और लड़की रख लेना काम पर। वह रुखाई सी झाड़ते हुए अपने कमरे में चले गई। वर्षों बाद साहिल के इस रूप से भी परिचित होना पड़ेगा, ऐसा तो सोचा नहीं था शीला ने। क्षोभ और अपमान से आंखें आंसुओं से भर गईं, और जीवन कहाँ रुकता है किसी के लिए। मुन्नी गई तो कोई और आ गई काम पर। दिन रात उसी ढर्रे पर गुजरने लगे। बस फर्क था तो इतना कि साहिल व शीला के रिश्तों में अब वो बात नहीं रही थी जो पहले थी। व्हाट? उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि थाने पहुंच जाए रिपोर्ट दर्ज कराने? हाँ, थानेदार कौन है वहाँ, पता करो। ठीक है, तुम फ़ोन कर देना थाने में। साहिल फ़ोन पर किसी से कह रहे थे। शीला समझ रही थी कि किस 2 टके की लड़की की बात हो रही है फ़ोन पर।
और चुप रही वह। इस विषय पर उसने साहिल से बहस न करने की कसम खा ली थी। अगले दिन थाने से फोन आया। शीला ने ही रिसीव किया था। मिस्टर साहिल अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। शीला ने साहिल को बुला दिया। वह पुनः अपने कामों में लग गई, पर कान साहिल की बातों पर ही लगे हुए थे। या इंस्पेक्टर बोलिए, मैं साहिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, इनका अपना तो कोई स्टेटस होता नहीं है। नामी गिरामी लोगों पर कीचड़ उछाल कर पैसे अटना तो इनके खून में ही होता है। ओह नो, आई एम नॉट वरीड। जब तक आप हैं हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ओके इंस्पेक्टर, थैंक्स अगेन फॉर कोऑपरेशन। किसी दिन तशरीफ़ लाइए, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। हंसते हुए साहिल ने रिसीवर रखा तो अनायास ही उनकी नज़रें शीला से जा मिली, जो गहरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। एक विद्रूप सी हंसी साहिल के चेहरे पर फैल गई। गर्दन झटककर वह अपने कमरे में चले गए। वर्षों से साहिल के व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी रंग ही तो देख पाई थी अब तक, पर यह काला रंग भी उन्हीं के व्यक्तित्व का हिस्सा है। जानकर मन घृणा से भर गया। 2 दिन बाद पता चला कि नारी मुक्ति संगठन की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया है। मुन्नी की रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। विरोध में थाने का घेराव, वह थानेदार के निलंबन की मांग जोर पकड़ने लगी। थानेदार का फोन आया। आई एम सॉरी मिस्टर साहिल, FIR दर्ज करनी ही पड़ी। ऊपर से आदेश था। लड़की की बैंकिंग में नारी मुक्ति वाले खड़े हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज न करते तो सस्पेंशन हो जाता हमारा। साहिल ने रिसीवर रखा तो होश उड़ गए थे। दिमाग में सन्नाटा छा गया था। वह पगली सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी, सोचकर मन में उथल पुथल मच गई। मुश्किल यह थी कि अपनी मानसिक दशा की बात वह किसी से भी नहीं कर सकते थे, शीला से भी नहीं। आगे क्या क्या होगा, सारी संभावनाएं किसी चलचित्र सी मस्तिष्क में घूम गईं। गिरफ्तारी, जमानत, फिर मुकदमा। लेकिन इस दौरान मान प्रतिष्ठा की जो छीछालेदर होगी, उसका क्या, देखा जाएगा। साहिल ने स्वयं को आश्वस्त किया, पर मन ही मन शंका समाधानों के ज्वार भाटे उठते गिरते रहे। जहाँ जहाँ सहयोग व सहायता की आस थी, साहिल फोन पर फोन लगाते रहे। आखिर 2 टके की लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी वाला भ्रम कुछ कमजोर पड़ने लगा, पर मन का दम्भ कुछ कम न हुआ। कोई न कोई जुगाड़ मैं कर ही लूँगा। कहाँ तक जोर मारेगी लड़की, अदालत में देख लूँगा। कुछ न बिगड़ पाने की उम्मीद उन्हें मजबूत हो उठी। नाम वह अपनी साख पर फिर गुमान हो आया। साहिल को आशा के लंबे चौड़े पंख होते हैं, वही उन्हें ले उड़ी और तब तक उड़ाती रही जब तक मुकदमे की तिथि नहीं आई। नियत तिथि पर अदालत में साहिल के ठीक सामने थी मुन्नी। एक उपेक्षा भरी नज़र साहिल ने मुन्नी पर डाली तो उसने नज़रें झुका ली, परंतु अगले ही क्षण जब मुन्नी की ओर से केस फाइल लेकर शीला खड़ी हुई तो साहिल सन्न रह गए, मानो पूरा खून शरीर में जहाँ का तहाँ जम गया हो। हॉल में कुछ क्षणों तक खुसुर फुसुर मची रही, और शीला के चेहरे पर अविचलित सा आत्मविश्वास कायम रहा। उसने निसंकोच अपने मुवक्किल की पैरवी की, दृढ़ता के साथ साहिल के समक्ष प्रश्नों की झड़ियाँ लगा दी। साहिल की कुशाग्रता व वाक्पटुता के बावजूद शीला ने अपनी बात ढीली नहीं की। आज हर तरह से जूझने के लिए वह तैयार थी। तर्क वितर्क के बीच कुछ ही पलों में सत्य सामने उभर आया। साहिल का झूठा तर्क चूर चूर हो चुका था। न्यायाधीश महोदय ने साहिल को गुनहगार मानते हुए बलात्कार के आरोप में 5 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया। कोर्ट बहाली के पश्चात साहिल जब पुलिस हिरासत में बाहर निकले तो देखा मुन्नी शीला के चरणों में झुकी हुई है। आप न होती आंटी जी तो मैं वह सब कुछ कभी न कर पाती जो मैंने किया। शीला स्नेह से मुन्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी। साहिल पर नजर पड़ते ही शीला चलकर उनके करीब आ गई।
मुझे माफ करना साहिल, आंखों में नमी उभर आई। खुलकर तुम्हारा विरोध करूं, ऐसी मंशा नहीं थी मेरी। तुम्हारा पुरुषार्थ कुंठित हो, ऐसा तो मैं कदापि नहीं चाहती थी, परंतु पुरुषार्थ की बागडोर संयम के हाथों रहे, यह भी आवश्यक था। अपनी गलती सुधारने का और प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, परंतु मुन्नी से माफ़ी मांगने में तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए वह केवल 2 टके की लड़की थी। मुन्नी तुम्हारे लिए 2 टके की लड़की है, तो सोचो कल को हमारी रिया किसी और के लिए 2 टके की लड़की बन जाए तो। शीला ने साहिल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमें अपने दुष्कर्मों की सजा इसी जन्म में किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य की परछाई अपने बच्चों पर पड़े और कोई अनिष्ट घटित हो, इसके पूर्व इसका प्रायश्चित हो जाना जरूरी था। बस यही सोचकर मैंने आगे कुछ बोलते न बना। गला अवरुद्ध हो गया शीला का, पलकें अश्रुओं के भार से स्वतः बंद हो गईं और हमदर्दी की 2 बूंदें साहिल के हाथों पर लुढ़क गईं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब